रूह दिल्ली के लिए निकल जाती है। जाने से पहले निकिता जी उससे कुछ बात करती हैं। रूह सबको एक नज़र देख के निकल जाती है। निया, जो कि रूह के जाने से नाराज़ थी, वो उससे आखिरी बार मिलने भी नहीं आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वजह ये भी थी कि अगर वो रूह के सामने गई तो रूह कमज़ोर पड़ जाएगी, और वह इस वक्त वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि दो जिंदगियों का सवाल था। रूह कुछ ही घंटों पे दिल्ली पहुंच जाती है। वो एयरपोर्ट से बाहर आती है और फिर खुद के लिए कैब बुक करके अर्णव के ऑफिस के लिए वह वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसके ऑफिस का ही एड्रेस था। रूह काफ़ी जल्दी ही अर्णव के ऑफिस भी पहुंच चुकी थी। उस वक्त वहां पर सिर्फ और सिर्फ गार्ड थे और वहां पर कोई भी नहीं था। रूह अंदर तो जा नहीं सकती थी, इसलिए बाहर ही वेट करने लगती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो कोई भी नहीं समझ सकता था। वहीं अर्णव अपने विला में एक्सरसाइज करके अपने रूम में आ जाता है। वो जल्दी से शावर लेके रेडी हो जाता है और डाइनिंग एरिया में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। राहुल भी रेडी होके आ चुका था। सर्वेंट आके दोनों को नाश्ता सर्व करते हैं। कुछ देर में नाश्ता हो जाता है और फिर वह दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रूह ऑफिस का टाइम होने पर गार्ड से अंदर जाने को बोलती है, लेकिन गार्ड्स बिना आईडी कार्ड के उसे अंदर जाने की परमिशन ही नहीं देते हैं। रूह काफ़ी देर तक उनसे बहस करती ही रहती है, लेकिन गार्ड तो टस से मस भी नहीं होते कि तभी गार्ड्स अचानक रूह को पीछे ढकेल देते हैं और बोलते हैं, हटो, सामने से पागल लड़की, बॉस आ चुके हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारी भी नौकरी पे बात आ जाएगी और तुम्हारा क्या होगा, इसकी तो कोई गारंटी भी नहीं है। गार्ड तो उसे जाने को बोल चुके थे, लेकिन रूह हिम्मत नहीं हार सकती थी। अर्णव की कारों का काफिला अंदर जाने लगता है। उसके गार्ड्स की गाड़ियां अंदर जा चुकी थीं और उसकी कार जैसे ही अंदर जाने लगती है, ड्राइवर जोर से ब्रेक लगा देता है, क्योंकि रूह गार्ड्स को बेहोश करके उसकी कार के सामने आ जाती है। अब मैडम बहुत टैलेंटेड हैं, तो कहीं तो एक्सपेरिमेंट करना ही था। उसने मारा गार्ड्स की गर्दन पे और हो गए वो बेहोश, और मैडम पहुंच गई कार के सामने। अचानक कार के रुकने से अर्णव, जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसका लैपटॉप गिर जाता है और वो खा जाने वाली नज़रों से ड्राइवर को घूरते हुए दांत पीसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, या फिर अपनी आँखों को घर पर ही छोड़ के आए हो? इडियट, कार चलाना नहीं आता तो चला क्यों रहे हो? फिर राहुल को ऑर्डर देते हुए, इसे आज के आज रफा दफा करो, और हाँ, ध्यान रहे ये फिर कहीं काम ना कर सके। अर्णव की बात सुन के ड्राइवर बेचारा रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, सर, वो सामने एक लड़की आ गई है, इसलिए मुझे ऐसे ब्रेक लगाने पड़े हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़। लड़की शब्द सुन के अर्णव गुस्से से बाहर निकलता है। कार के सामने रूह गिरी हुई थी। गिरने से उसके हाथों में भी चोट लग गई थी। वो अपने हाथों को देखते हुए उठती है। उसकी पीठ अर्णव की तरफ थी। अर्णव गुस्से से उसके पीछे खड़े होके बोलता है, तुम्हें मरने का इतना शौक चढ़ा है तो कहीं और जाके मरो ना। कहीं ऐसा तो नहीं
तुमने पैसे ऐंठने के लिए ये नया तरीका निकाला है। मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। खुद तो कुछ करना नहीं होता और दूसरों से पैसे निकलवाने के लिए ये ट्रिक यूज करते हो। अर्णव रूह को बस सुना ही जा रहा था और रूह का प्रेशर हाई हो चुका था। उसे अर्णव की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींच लेती है और अपने लाल चेहरे के साथ उसकी ओर पलट जाती है। रूह को अपने सामने देख अर्णव तो जैसे सांस लेना ही भूल गया था। वो बिना पलके झपकाए बस उसे ही देखे जा रहा था। रूह उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है, मिस्टर डॉक्टर, आप खुद को समझते क्या हैं? 4 पैसे क्या कमा लिए आपने तो खुद को देश का प्राइम मिनिस्टर समझने लगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, लायक तो आप चपरासी बनने के भी नहीं हैं और अपनी इस बुलेट ट्रेन जैसी जुबान को लगाम लगा दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मैं आपके इस मुंह को परमानेंट बंद ही कर दूं। मुझ में तो दिमाग नहीं है, मैं तो पैसे कमाने के लिए इतनी ट्रिक्स यूज कर रही हूँ। आप भी तो अपना ये गटर जैसा दिमाग बेच के ही पैसे कमाते हैं। लेकिन पैसा कमा के भी आप कौन सा आइंस्टीन बन गए हैं? करते तो आप भी गाँव ही हैं। रूह की बातें अर्णव के गुस्से में घी डाल रही थीं। वो रूह का हाथ पकड़ के उसकी कमर से लगा देता है और खुद के पास लाके बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे अर्णव ओबराय से ऐसे बातें करो। आज तक किसी की नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई और तुम मुझसे ऐसे बातें कर रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता है मुझसे? रूह उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अर्णव की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, मिस्टर अर्णव ओबराय, लोग डरते होंगे आपसे, लेकिन रूह नहीं। और एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, ये लोग आपसे आपके पैसे की वजह से डरते हैं, लेकिन मुझे आपके पैसे से और ना ही आपसे कोई लेना देना है। आप अगर अपने सारे पैसे भी लगा देंगे तो भी इस रूह को नहीं झुका पाएंगे। अर्णव रूह के बालों को एक हाथ से कस के पकड़ लेता है और उसके चेहरे को अपने पास लाते हुए बोलता है, तुम्हारी अकड़ निकालने में तो मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन मैं तुम जैसी लड़कियों को अपने मुंह भी नहीं लगाना चाहता। तुम में ऐसी कोई बात नहीं जो मैं यानी कि द ग्रेट अर्णव सिंघानिया तुम पे अपना वक्त जाया करे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस आने की, या फिर तुम्हारे उस सो कॉल्ड मालिक में कोई कसर छोड़ दी थी मुझसे बदतमीजी करने में, तो तुम पूरी करने आई हो। रूह की आंखें अर्णव की बात सुनकर पनीली सी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आंसू बाहर नहीं आने देती और बोलती है, मिस्टर अर्णव ओबराय कोई ऐसा इंसान नहीं बना आज तक जो रूह को तोड़ सके, तो ये गलतफहमी पालना बंद कर दीजिए। और रही बात यहाँ आने की, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते थे। एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, फिर हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। अर्णव उसकी बात सुन के रूह को छोड़ देता है और बोलता है, तुम जैसी लड़की से बात करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इतना बोल के
वो अंदर जाने लगता है तो रूह उसे रोकते हुए बोलती है, रुकिए मिस्टर ओबरॉय, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरा आपसे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अर्नव रूह की बात सुन के पीछे पलट के बोलता है, तो यहीं करती रहो इंतज़ार। मैं देखता हूँ कब तक यहीं खड़ी रहती हो। 10 मिनट में तुम्हारी ये सारी अकड़ टूट जाएगी। अर्नव रूह को सुनाते हुए जा चुका था और रूह उसकी बात को सुन के वहीं पर ही वह रुक जाती है। बिना उसे लिए वो वैसे भी यहाँ से वापस नहीं जा सकती थी। उसके पास अब इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं था। वो ऑफिस के गेट पर ही खड़ी रहती है। आने जाने वाले लोग उसे अजीब नज़रों से बस देखते रहते हैं, लेकिन इन सब से रूह को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। अर्नव अपने ऑफिस में आके राहुल को रूह की डिटेल्स निकालने को बोलता है। राहुल मन ही मन खुश हुए जा रहा था। वो अपने मन में बोलता है, गणपति जी, मैं आज ही आपको पूरे 11 किलो मोदक खिलाऊंगा। कोई तो है इस दुनिया में जो इस जल्लाद से पंगा ले सकती है। क्या बोलती बंद की है इसकी। राहुल जल्दी से वहाँ से चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। अर्नव ऑफिस से एंट्रेंस में लगे सीसीटीवी से रूह को बस देखता रह जाता है। वो अब भी वहीं खड़ी थी। कुछ देर के बाद राहुल रूह की इंफॉर्मेशन लेके हाजिर हो जाता है। वो चुपचाप अर्नव के सामने खड़ा हो जाता है। अर्नव उसको चुप देख के बोलता है, बेवकूफ़, अब क्या मुहूर्त निकलवाऊँ तुम्हारे बोलने के लिए या ढोल वालों को बुलाऊं? राहुल उसकी बात को सुनकर झेप जाता है और रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। सर, मैडम का नाम रूह है, वो तो आप जानते ही हैं। इनके जन्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन जब से पैदा हुई हैं कपूर हवेली में ही हैं। सर्वेंट की तरह काम करती हैं। उम्र है 22 साल। इसी साल MBA टॉप किया है इन्होंने। कॉलेज में सब लड़कों का क्रश नहीं है मैडम, लेकिन मजाल है जो इन्होंने किसी को भाव भी दिया हो। बस इनके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और सब चीज़ें तो नॉर्मल ही हैं। राहुल अपनी बात बोल के ख़त्म करता है। अर्नव जाने का इशारा करता है। राहुल बेचारा तो कटी पतंग की तरह वहाँ से फुर हो जाता है, लेकिन अर्नव के फेस पर एक छोटी सी स्माइल दे आती है, जो इतनी छोटी थी कि खुद स्माइल ही कंफ्यूज हो जाए, मैं आऊँ कि जाऊँ। कुछ देर बाद अर्नव की कोई मीटिंग होती है और वो उसमें बिजी हो जाता है, लेकिन रूह को देखने के बाद ही मीटिंग रूम में जाता है। वहीं बेचारी रूह अर्नव को कोसते रह जाती है। वो गुस्से से दांत चबाते हुए बोलती है, ये लंबी खुद को समझता क्या है। मेरी जैसी क्यूट इनोसेंट लड़की को चौकीदार बना दिया है। एक बार मेरा काम हो जाए फिर तो इस एफिल टावर की हड्डियां मैंने अपने इन्हीं छोटे छोटे हाथों से ना तोड़ी तो मेरा भी नाम रूह नहीं। फरमान तो ऐसे सुना के गए हैं लॉर्ड साहब, जैसे पूरा इंडिया इनका है। अगर कुश्ती के अखाड़े में गिरेंगे तो इनको अपनी धनों पे इनको सहन न करवाई तो ये भी क्या याद रखेंगे। जब देखो तब सबको ऑर्डर देता रहता है। एक दिन इनके ऑर्डर के गुब्बारे में
इनको बैठा के रेलवे लाइन पर रख दूंगी। मुझे इतनी देर से यहाँ खड़ा करके रखा है। अरे थोड़ा तो सोचें, इतनी धूप में अगर मेरा रंग काला हो गया तो कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। अगर मेरी शादी ना हुई तो मुझ भी कुमारे ही मरोगे। श्राप है मेरा, यानी रूह का। अर्णव, जो कि अपनी मीटिंग के बाद रूह को सीसीटीवी से देख रहा था, उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि हमारी रूह मैडम लिपसिंग कर रही थी। बड़े ही आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उनके जल्लाद, जिनको लिपसिंग समझ में आता था, और रूह ने जो अब तक उसकी तारीफ की थी, वो सब उसको एक एक वर्ड समझ आ चुकी थी। अब पता नहीं ये डायनासोर उसके साथ क्या ही करेगा। रूह को उस एक जगह खड़े खड़े सुबह से रात हो चुकी थी। ऑफिस के सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। रूह इतनी धूप में बिना खाए पिए खड़ी थी तो उसकी हालत भी बिगड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी खुद को संभाले खड़ी थी वो। अब तो उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसे चक्कर से आ रहे थे। अर्णव भी उसको यूं देखे ही जा रहा था, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आता। वो अब भी इतना ही कठोर था। रात को वो राहुल को गाड़ी निकालने को बोलता है घर जाने के लिए। राहुल भी उसको ऑर्डर फॉलो करने चला जाता है। अर्णव कार में आकर बैठ जाता है। राहुल भी आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और उसकी कारों का काफिला बाहर को चल पड़ता है, लेकिन मेन गेट से एक भी कार बाहर नहीं जा पाती है, क्योंकि हमारी प्यारी दुलारी रूह जी बेहोश हो चुकी थी। कारों को रुका देख अर्णव फिर से ड्राइवर पर बरसने को होता है कि उससे पहले ही गार्ड उनकी कार के पास आके बोलता है, सर, वो मैडम जो सुबह से बाहर खड़ी थी वो बेहोश हो चुकी हैं। अर्णव अपने मन में बोला, लगता है पूरे खानदान ने पीएचडी कर रखी है नौटंकी करने में। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वो गुस्से से दंदनाते हुए कार से बाहर आता है। रूह मेन गेट के सामने बेहोश पड़ी थी। उसको एक नज़र देख के अर्णव बोला, इसको उठा के डिग्गी में डाल दो, क्योंकि इसे लगा कि रूह नौटंकी कर रही है और डिग्गी का नाम सुन के उठ जाएगी, लेकिन रूह तब भी नहीं उठती। गार्ड आगे जाकर रूह को उठाने को होते हैं कि अर्णव के मन में पता नहीं क्या आता है। वो खुद आगे बढ़ के उसे अपनी बाहों पर उठा लेता है और कार की तरफ चल देता है। बेचारा राहुल को तो वहीं हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन वो गार्ड्स के चलने की आवाज़ से होश में आता है और अर्णव के पीछे पीछे भागता है। अर्णव रूह को लेके कार में बैठ जाता है और उनकी कार विला के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर में सब लोग विला पहुंचते हैं। अर्णव रूह को कार से बाहर लाता है और गेस्ट रूम पर लेके चला जाता है। कुछ ही देर में वो अपने रूम से फर्स्ट एड बॉक्स लाके रूह के मुंह में थर्मामीटर डाल के उसे चेक करने लगता है, क्योंकि रूह की बॉडी पूरी तरह से जल रही थी। अर्णव रूह को चेक करता है और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है और वो वहाँ से जाने को होता है कि उसकी नज़र रूह के जले हुए हाथ पर पड़ती है। वो उसके हाथ को चेक करता है। उसके हाथ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, मानो उसने अपने हाथ का ख्याल ही न रखा हो। वो उसके हाथ की ड्रेसिंग कर देता है और फिर रूम से चला जाता है।
तभी एक सर्वेंट वहाँ रूह के लगेज के साथ आता है और अर्णव से उसके बारे में पूछता है। अर्णव लगेज को गेस्ट रूम में रखने को बोल देता है। सर्वेंट लगेज को रख देता है और अर्णव के लिए डिनर लगा के वो भी वहाँ से चला जाता है। क्योंकि अर्णव को प्राइवेसी पसंद थी, इसलिए सबको अर्णव के आते ही बाहर जाना होता है। अर्णव भी अपने रूम में जाके शावर लेता है और फिर आके डिनर करता है। डिनर करने के बाद वो फिर से रूह को चेक करने जाता है। रूह के रूम में जब वो जाता है तो रूह का फ़ोन रिंग कर रहा था। रूह अभी भी बेहोशी थी। अर्णव उसका फ़ोन देखता है तो उस पे निकिता जी का नाम फ्लैश हो रहा था। अर्णव कॉल को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे ऐसे रूह का फ़ोन अटेंड करना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वो ज़्यादा देर तक फ़ोन को इग्नोर नहीं कर पाता क्योंकि उसमें बार बार कॉल आ रहा था। वो कॉल अटेंड करके जैसे ही कुछ बोलने को होता है कि सामने से निकिता जी की आवाज़ आती है जो कि बोल रही थी, दिल्ली जाके तुम्हारे ज़्यादा पर निकल आए हैं क्या, या फिर तुम ये भूल गई हो कि तुम हो कौन। अगर भूल गई हो तो अपने उस जले हुए हाथ को देख लेना, सब याद आ जाएगा। और ये भी कि तुम कौन हो, और ये भी कि तुम्हारी पहचान क्या है। पर एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी ये पहचान किसी के सामने ना आए तो जिस काम के लिए तुम्हें भेजा है वो पूरा करो। जल्दी से अर्णव ओबराय को राजस्थान लेके आओ और हुकुम शाह को ठीक करवाओ। निकिता जी इतना बोल के कॉल को कट कर देती हैं, लेकिन अर्णव तो अपनी ही किसी सोच में गुम हो जाता है। अर्णव अपने स्टडी रूम में जाके काम करने लगता है। राहुल अपने घर जा चुका था। रात को काफ़ी लेट वो फिर से रूह को चेक करने को आता है, लेकिन रूह का फीवर तो अब भी कम नहीं हुआ था। रूह का फीवर कम ना होता देख अर्णव उसके लिए ठंडा पानी लाता है और एक कपड़ा लाके उसके सिर पे रखने लगता है। अर्णव काफ़ी देर रात तक उसके सिर पे पानी की पट्टियाँ रखता रहता है और इस बीच उसे ना जाने कब नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। सुबह रूह की नींद खिड़की से आती हुई धूप से खुलती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा फील होता है। वो नज़रें घुमा के देखती है और जोर से चीख देती है। उसकी चीख सुन के अर्णव जो उसको जकड़े सो रहा था वो उठ जाता है और रूह को अपनी छोटी आँखों से घूरने लगता है। रूह अपनी घबराई आँखों से उसे देखती है और उसे खुद से दूर धक्का देने लगती है। लेकिन अर्णव जैसे पहाड़ को हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा था। रूह के खुद से दूर करने पर अर्णव को गुस्सा आ जाता है। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर कर देता है और खुद उसके ऊपर आके बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धक्का मारने की कोशिश की। रूह उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, धक्का ना मारूं तो और क्या मैं तुम्हारी आरती उतारूं। एक तो सांप की तरह मुझसे लिपटे हुए हो, ऊपर से मुझसे ही तेवर दिखा रहे हो। सूप नाखा जैसी हाइट ले रखी है। मुझ जैसा नाजुक इंसान डरे नहीं तो क्या तुम्हारी राजगद्दी पर बिठाए। और तुम कर क्या रहे हो मेरे पास, और मैं हूँ कहाँ।
अर्नव रूह को एकटक देखे जा रहा था। उसकी नज़र उसकी बातों पे ना होके उसके हिलते हुए होठों पर थी। वो अपना कंट्रोल खो रहा था और वो हार्ड हो रहा था। वो रूह के हिलने डुलने से होश में आता है और एकदम से उठ के अपने रूम में चला जाता है। रूह भी अपने ख्यालों को झटक के उड़ जाती है। उसे इतना तो समझ में आ चुका था कि वो अर्नव के घर में है। उसे वहीं रूम में अपना लगेज दिखाई देता है और वो फ्रेश होने को सोचती है। वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस जाती है क्योंकि उसे अर्नव से बात करनी थी, वो भी ऑफिस जाने से पहले। वो जल्दी से रेडी होके बाहर आती है तो उसे अर्नव दिखाई नहीं देता। वो सर्वेंट से पूछती है तो वो उसे अर्नव के जिम के होने का बताता है। रूह किचन में चली जाती है और हेल्प करने को बोलती है। सर्वेंट मना करते हैं लेकिन रूह इन सब को बाहर कर देती है। वो खुद नाश्ता रेडी करती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सर्वेंट बेचारे डर से कांप रहे थे क्योंकि अर्नव ये सब नहीं खाता था। वो तो बॉडी बनाने वाला, घास फूस चरने वाला इंसान था। अर्नव रेडी होके आता है तो उस टाइम रूह किचन में थी। अर्नव नाश्ता सर्व करने को बोलता है। बेचारे सारे सर्वेंट डर से पसीने पसीने हो रहे थे। अर्नव सबको एक नज़र देखता है लेकिन तब तक रूह बाहर आके उसको नाश्ता सर्व कर देती है। नाश्ते को देख के अर्नव की आंखें एकदम छोटी हो जाती हैं। वो एकदम से उठता है और रूह की कमर को पकड़ के किचन की दीवार से लगा देता है। रूह की सांसें अटक जाती हैं। सारे सर्वेंट वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अर्नव उसकी कमर को दबाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए नाश्ता बनाने की? और ये इतना ऑयली खाना तुम जैसे लोग ही खाते हैं। दोबारा अगर तुमने मेरे लिए खाना बनाने की हिम्मत की तो उसी स्टोव पे बैठा के तुम्हें स्वाहा कर दूंगा। अर्नव इतना बोल के उसे छोड़ देता है। रूह खुद को शांत करती है और अर्नव के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोली, मिस्टर अकड़ू, घमंडी सड़ियल इंसान, एक तो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया और ऊपर से तुम मुझ में एटीट्यूड दिखा रहे हो। और हिम्मत की बात तो तुम करो ही मत, वो तो मुझ में कूट कूट के भरी हुई है। और आखिरी बात ये कि तुम इस लायक ही नहीं कि तुम्हें मेरे हाथों का टेस्टी खाना खाने को मिले। तुम अपनी वही उबली हुई घास खाओ क्योंकि तुम उसी के ही लायक हो। अर्नव रूह को कुछ बोलने को होता है कि अर्नव का फ़ोन रिंग करता है और कॉल अटेंड करता है और घर से बाहर निकल जाता है। रूह उसके एटीट्यूड का फ्रेंच फ्राई बना के नाश्ता करने लगती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्दी से आप लोगों के लिए वीडियो को लाती रहूं। धन्यवाद।